नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए कंबाइंड क्लास हम इंग्लिश की करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी क्लास नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो ये सभी सेंटेंस के टाइप्स के अंतर्गत ही आपके अलग अलग आते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है चेंज करने को। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा और इम्पॉर्टेंट बहुत है। थोड़ा सा टफ भी आपको हो सकता हो लगे, पर ध्यान से समझिएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इससे पहले हमने क्लास नंबर 8 देखी थी, जो कि आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सी कि सेंटेंस आपका क्या होता है, क्योंकि ये सभी जो टाइप मैंने आपको बताया वो सेंटेंस के ही होते हैं। तो आप सेंटेंस को कैसे परिभाषित करेंगे कि जो सार्थक शब्द होते हैं उनका वह समूह जो कि एक पूर्ण भाव व्यक्त करता है। हिंदी में मैं इससे बोल रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब बात करते हैं इंग्लिश में सेंटेंस को आप कैसे कह सकते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूरा अर्थ निकलता हो, भाव निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में आप सभी जानते हैं दो पार्ट आपके सेंटेंस के अंतर्गत होते हैं। एक आपका सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे मैं आपसे लिखूं यहाँ पर राज इज ए गुड मैन, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट राज है और बाकी जो बचा है वो आपका प्रेडिकेट जो है वो हो जाता है। ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो पहला आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। आगे सेंटेंस एक में लिख देता हूँ, बाकी में जो है वो इन्वर्टेड कॉमा टाइप से लगा दूंगा। दूसरा आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो ये आपके तीन टाइप्स जो है इस प्रकार से हो जाएंगे। आपके कोर्स में मिक्स्ड सेंटेंस करके नहीं है, यही तीन टाइप है, इसलिए मैंने यही तीन लिखे हैं। बाकी कहीं कहीं आप जब कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करते हैं तो देखेंगे वहाँ पर मिक्स्ड सेंटेंस करके भी आपको पढ़ाया जाता है। अब आपको क्या करना है, इनको एक एक करके समझना है। सबसे पहले कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और इसके भी जो प्रकार होते हैं उनको भी समझना है। फिर उसके बाद जो सेंटेंस चेंज करने वाला यहाँ से टॉपिक आपका पूछा जाता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस की। तो देखिए सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें तो केवल और केवल आपका इसमें एक जो है वो फाइनाइट वर्ब होता है, FINITEVERB। तो पहला आप कह सकते हैं कि एक फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कुछ भी, फायर बर्न्स या व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो ये सभी सिंपल सेंटेंस के उदाहरण हैं। फाइनाइट वर्ब के अलावा और आपकी क्या कंडीशन हो सकती है कि जिसमें आप कह सकते हैं एक सब्जेक्ट हो आपका और प्रेडिकेट हो। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप समझ जाइएगा इसको। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो तो वो भी आपका सिंपल सेंटेंस में आएगा। और तीसरी तरीके से भी आप इसे कह सकते हैं कि जिसमें कम से कम आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो होनी चाहिए। ये सब क्या चीजें होती हैं सब मैं आपको समझाऊंगा। प्रिंसिपल क्लॉज कम से कम, जिसमें आप कह सकते हैं कि केवल एक, यहाँ पर केवल वर्ड अवश्य लगा लीजिएगा कि केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो ये तीनों कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो आप कहेंगे सिंपल सेंटेंस है। तीनों एक साथ नहीं होती, तीनों में से कोई भी आपको देखने को मिले तो आप कह सकते हैं वो एक सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पर समझना आपको ये है कि
प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, इसको समझिए। तो प्रिंसिपल क्लॉज की बात करें तो वह क्लॉज जो कि अपना पूरी तरीके से भाव प्रकट करने के लिए कोई अन्य क्लॉज जो है उस पर डिपेंड जो है वो ना हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे कि अगर आप कोई एग्जाम्पल लेकर बात करें कि स्टे वेयर यू आर, ये आपका सेंटेंस है, स्टे वेयर यू आर। तो यहाँ पर जो आपका स्टे है ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। अगर स्टे की अर्थ की बात करें तो अधिकतर हम यूज करते हैं ना कि तुम वहीं स्टे करे रहो, रुके रहो, इस टाइप से, कि वेयर यू आर, तुम जहाँ हो वहीं रुके रहो, ठहरे रहो, इस टाइप से आपका अर्थ निकलेगा। तो स्टे आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है जो आप कह सकते हैं कि पूरा अपना, बिना अगर यहाँ पर वेयर यू आर ना भी लिखा होता तब भी इसका अपने आप में पूरा अर्थ होता, पूरी तरीके से भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित ये नहीं है स्टे, इसका अपना एक पूरा कंप्लीट अर्थ है। समझ रहे हैं आप कि प्रिंसिपल क्लॉज हम इसे जो है वो कहते हैं। तो जब सिंपल सेंटेंस की बात की जाएगी तो उसमें आपका केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो होगा। और बात करें अगर फाइनाइट वर्ब की, यहाँ पर देखिए मैंने फाइनाइट वर्ब लिखा था, तो ये जो है वो सब्जेक्ट जो होता है उसके नंबर या पर्सन के आधार पर जो है वो बदलती है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, या एक और आधार होता है कि आपका जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, तो उस पर भी ये बेस्ड होता है। तो सिंपल सी भाषा में आप इतना अच्छा समझ के रखिए कि आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज देखने को मिलेगी और सिंपल सेंटेंस में जो कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि एंड या जो, आप अर्थ निकालेंगे। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी, सेंटेंस की, वहां से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये सभी तो आपके रूल रेगुलेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी आपसे डेफिनेशन भी तो पूछी जा सकती है। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप लिखेंगे। अब बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका देखने से पहले एक हम क्या करते हैं, और एग्जाम्पल आपका देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा जो है यहाँ से क्लियर हो। तो एग्जाम्पल आपका सिंपल सा हो जाएगा जैसे कि दे आर प्लेइंग, ये आपका जो है वो एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर जो दे है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो आर है ये आपका वर्ब फाइनाइट हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ आर से लेकर इस प्लेइंग तक तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखिए सारी अपनी शर्तें यहाँ पर लगाकर, सबसे पहली वर्ब यानी शर्त एक फाइनाइट वर्ब, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ब है। दूसरा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, तो देखिए एक सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग आपका एक प्रेडिकेट है। उसके साथ साथ केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज है, तो आप कहेंगे कि दे आर प्लेइंग जो है अपने आप में पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, किसी पर भी ये डिपेंडेंट नहीं है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये आपका एक सिंपल जो है वो सेंटेंस हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो एक प्रिंसिपल क्लॉज है उस शर्त को भी पूरा करेगा। तो ये हमने देखा सिंपल जो है वो सेंटेंस को। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें सभी समझ में आ रही हो, आप ही के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत की जा रही है, वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके साथ साथ। बात करते हैं चलिए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो हम क्या इसमें कहेंगे कि इसमें आप में का एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो होता है, क्लॉज जो है वो आपकी होती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट यहाँ पर इस लाइन को करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं उसमें
एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो होती है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अभी मैंने आपको बता दी क्या होती है कि प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज जो कि अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड ना हो, आश्रित ना हो। अब बात करते हैं इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्या होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो कि अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित होती है। हिंदी में इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आए। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज में क्या है, पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित ना, तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि आश्रित नहीं। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो आपकी आश्रित है। और एक चीज अवश्य ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, यानी कि एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी हो सकती हैं, पर कम से कम एक अवश्य जो है आपको देखने को मिलेगी, यानी एक से अधिक भी हो सकती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो सेंटेंस इसका एग्जाम्पल का आपका हो जाएगा जैसे कि ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। ये आपका सेंटेंस है, ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। तो यहाँ पर जो आपका ही इज द बॉय है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि ये जो सेंटेंस आपका इतना है वो किसी पर भी डिपेंड जो है वो नहीं है। इसका अपने आप में जो है वो पूरा अर्थ है कि ही इज द बॉय, यानी कि ये लड़का है, इस टाइप से आप कह सकते हैं। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि सेंटेंस अधूरा है, आपका इतना कंप्लीट सेंटेंस है। ये आपकी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है जो कि मैंने आपको बताया, ऊपर देके लिख भी दिया था, आश्रित नहीं। आगे जो लिखा हुआ है हु स्टोल माई पेन, ये आपका पूरा जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। शॉर्ट में मैंने एस सी लिख दिया है, सब, चलिए लिख देता हूँ एस यू बी, और क्लॉज का सी एल ए। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है आपका ये बाकी बच्चा सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हु वर्ड आ रहा है ये क्या है, ये आपका सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि जोड़ने का कार्य कर रही है। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है आपकी। कंजंक्शन आपको मालूम है क्या होती है, जो दो सेंटेंस में जोड़ने का वर्क करती है, जैसे कि एंड हो गया, ये सारी चीजें, ये आपका हु सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आप कह सकते हैं। तो जैसे आप इसको देखिए, हु स्टोल माई पेन, यानी कि पूरा अगर सेंटेंस का अर्थ निकलेगा क्या निकलेगा कि ही इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु स्टोल माई पेन, जिसने मेरा पेन चुराया था। अब ही इज द बॉय आप पूरा बोलिए कि ये वही लड़का है, तो आपका सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट है, तो यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। पर हु स्टोल माई पेन आप अगर बोलेंगे तो क्या आपका सेंटेंस पूरा है, आप कहेंगे अधूरा है कि हु स्टोल, जिसने मेरा पेन चुराया था। तो किसकी बात हो रही है, किसको कहा जा रहा है, सेंटेंस तो आपका कंप्लीट है नहीं। ये आपका डिपेंड है किस पे, पहले वाले सेंटेंस पे, ही इज द बॉय पे, इसलिए ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हो जाएगी। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर आश्रित है भी लिख दिया था। आई होप अब थोड़ा थोड़ा आपको लेवल समझ में आने लगा होगा कि कैसे सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सब क्लॉज हो जाएगा। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपका जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो वो एक से अधिक हो। तो ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्हेन सी आस्क्ड मी आई टोल्ड हर दैट आई वुड नॉट हेल्प हर। ये आपका जो है पूरा सेंटेंस है कि व्हेन सी आस्क्ड मी आई टोल्ड हर दैट इफ दैट आई वुड नॉट हेल्प हर। अब यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज सबसे पहले आप पहचानेंगे तो क्या होगी, व्हेन सी आस्क्ड मी, ये आपकी क्या है, ये आपकी है सब ऑर्डिनेट क्लॉज।
SUB, मैं अच्छा इतना शॉर्ट में लिख देता हूँ, SUB और क्लॉज में CLA, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो कि आपको मैंने बताया कि डिपेंड होती है, आश्रित होती है दूसरे किसी जो है वो सेंटेंस के क्लॉज पे या पार्ट पे आप कह सकते हैं। तो व्हेन शी आस्क्ड मी, जब उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, तो ऐसा तो कंप्लीट आपको उत्तर मिल नहीं रहा है, यानी कि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई टोल्ड हर, इतना जो आपका सेंटेंस है आई टोल्ड हर, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैंने उससे बताया। तो ये आपका जो पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल मतलब ये होता है अपने आप में जो है सर्वोपरि, किसी पर डिपेंड तो होता नहीं। टीचर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, टीचर प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है, पर प्रिंसिपल तो किसी पर डिपेंड नहीं होता। तो प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं किसी पर डिपेंड नहीं होता है। आगे है कि दैट आई वुड नॉट हेल्प हर, तो यहाँ दैट से लेकर आपका पूरा हर तक दूसरी आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हो जाएगी। तो यही चीज मैंने बात की थी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज एक से अधिक हो सकती हैं, इसीलिए मैंने वहां पर लिखा था कम से कम वर्ड को। तो अभी तक जो सारी चीजें हमने रिकॉल की, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाया, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया, और सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत मैंने प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ाया। प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अलावा एक और हमारी तीसरी होती है, वो होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यही टोटल तीन आपकी क्लॉज होती हैं। तो जो तीसरी वाली क्लॉज है वो हम पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ लिया हमने, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, तो क्या बाकी रह गया, कंपाउंड बाकी रह गया है, उसमें हम इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ेंगे। तो सारी चीजें रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको जो है वो समझते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो मैंने अभी आपके लिए वो लिखा था सब ऑर्डिनेट क्लॉज, उसके भी प्रकार आपके होते हैं, वो मैं इसके बाद जो है आपको बता दूंगा। तो पहले हम कंपाउंड सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस की अगर बात करें तो वह वाक्य जिसमें आप कहेंगे एक जो है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा कम से कम एक ऐसी क्लॉज हो जो वाक्य की प्रिंसिपल क्लॉज की जो है कोऑर्डिनेट हो। इसको समझते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज तो होनी चाहिए, और कम से कम एक ऐसी क्लॉज भी हो जो कि जो वाक्य है उसकी जो प्रिंसिपल क्लॉज स्टार्टिंग वाली की बात की, उसकी कोऑर्डिनेट हो। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एट लीस्ट, कम से कम दो जो है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए। ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अलग अलग तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, इसीलिए जो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि एटलीस्ट दो प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए, और दो या दो से जो अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हैं वो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो है वो जुड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर टाइप से बता देता हूँ। जैसे कि एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये आपकी दूसरी साइड भी प्रिंसिपल क्लॉज लिख दिया मैंने, शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्रिंसी और सीएल करके, समझ जाइएगा। और ये दोनों जो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग, किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो है वो जुड़ी होती हैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पर रूल रेगुलेशन लिख रहा हूँ। अब इसको हम
समझेंगे। अच्छा, एक और तरीके से तो आप इस टाइप को कह सकते हैं कि जो दो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हैं, इसको आप सिंपल सेंटेंस भी तो कह सकते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में भी आपकी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो इसी लाइन को आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो दो सिंपल सेंटेंस हैं उनको एक कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसके द्वारा जो है वो जोड़ा जाता है, किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में। इतनी बेसिक सी चीज केवल आपको पता होना चाहिए कि दो प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ी हैं। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कंजंक्शन मैंने क्या बताया, जोड़ने का जो कार्य कर रही है, ये कौन कौन सी होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि आपका एंड हो गया, बट हो गया। ये सब कहीं भी अगर आपको दिखें तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका जो है वो कौन सा होगा। स्टिल हो गया, यट हो गया, वाइल हो गया, सो हो गया, या बोथ एंड करके हो गया, या आपका आइदर और करके हो गया, आइदर और, या आप कह सकते हैं नाइदर नॉर, और क्या हो सकता है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, या आप कह सकते हैं और आपका हो सकता है, या अदरवाइज हो सकता है, या आपका नेवरदलेस हो जाता है। तो यही सब आपके हैं, जितने भी मेन थे मैंने सब लिख दिए। इनको आप ध्यान रखिएगा, ये आपको डेफिनेटली पहचानने में जो है वो हेल्प करेंगे। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया कि छाटिए कौन सा है सेंटेंस, तो वहाँ आपको हेल्प जो है वो करेंगे। तो ये सभी होते हैं। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको सारी चीज़ों को समझाते हैं। तो ये सभी जो है आपकी यहाँ पर कंजक्शन दे रखी है, कौन सी? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होता है वो अभी हम सेंटेंस के साथ देखेंगे। तो सेंटेंस में आपका लिखता हूं, जैसे कि आपका गॉड मेड द कंट्री, COUNTRY, एंड द मैन मेड द टाउन। ये आपका जो है वो सेंटेंस है कि गॉड मेड द कंट्री एंड द मैन मेड द टाउन। अब यहाँ पर जो गॉड मेड द कंट्री है ये आपका क्या है, आपको पहचानना होगा। ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। पीसी मैंने लिख दिया है, प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि किसी पर डिपेंड जो है ये क्लॉज नहीं है। आगे क्या है, जो एंड है, ये सभी जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, ये सभी मैंने भी पीछे लिखे थे। ये आपका क्या है, तो आप कहेंगे को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आपकी। यही चीज मैंने सारे लिख दिए थे लिस्ट, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स का नहीं है, कंपाउंड का जो है वो सेंटेंस है। और जो तीसरा वाला आपका भाग है, द मैन मेड द टाउन, तो ये आपका क्या है, ये जैसे कि पहला वाला प्रिंसिपल क्लॉज था, तो ये भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज ही है। मैंने आपको बताया कि दो प्रिंसिपल क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो है वो जुड़े होते हैं। इसी में एक और कंडीशन होती है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा वाला जो है आपका ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। अब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को समझिए, कंजंक्शन तो आप समझ गए होंगे। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज आप कह सकते हैं जो सेंटेंस होता है, इसी के समान आपका पहला वाला ही जो पद दिया होता है, अगर उसी से समान आपका दूसरा वाला भी इस प्रकार से पद दे रखा है, जैसे कि गॉड मेड द कंट्री और द मैन मेड द टाउन, तो देखिए समान है, तो वही जो दूसरा वाला भाग होता है वो फिर आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज तो है ही है, साथ में कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी जो है वो है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर हो। दो सेंटेंस को लेते हैं और दोनों ही जो आपके सेंटेंस होंगे वो कैसे होंगे,
अपने आप में। ही इज रिच आपका एक जैसे सेंटेंस हो गया, ही इज रिच, ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज भी है, सिंपल सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। और दूसरा आपका जैसे हो जाएगा ही इज माइजर। यहाँ पर देखिए ही इज रिच है, यहाँ पर ही इज माइजर है, बीच में आप इसको जोड़ने के लिए बट जो है वो लगा सकते हैं। अब सेंटेंस बन जाएगा आपका ही इज रिच बट ही इज माइजर। तो बट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है आपका हो जाएगा, जो कि आपको दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने का कार्य कर रहा है। पहली वाली आपकी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी वाला आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। क्योंकि पूरा पूरा आपका जो सेंटेंस है यहाँ पर जैसे कि ही इज माइजर या ही इज रिच, ये अपने ऊपर डिपेंड है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है क्लॉज, तो आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने ये भी बताई कि पहला वाला ही इज रिच लिखा है, सेम इसी प्रकार ही इज माइजर लिखा है, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जब की बात की जाती है तो वो क्लॉज जो वाक्य में किसी क्लॉज की समान पदी होती है, तो यहाँ पर ही इज माइजर को आप कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बेसिक चीजें मैंने सारी बता दी यहाँ पर। अब हम देखेंगे जो क्लॉज के टाइप्स हैं, उसमें हमने बात की थी कि लास्ट में हम देखेंगे तो तीन आपको मैंने टाइप बताए, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा मैंने आपको बताया सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब यहाँ पर जो आपका दूसरे नंबर वाला है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसके टाइप की बात करते हैं तो ये तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तो आप कहेंगे, एरो में बना देता हूँ इस प्रकार से, तो आप कहेंगे पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है आपका एडवर्ब क्लॉज। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन क्लॉज ये तीन प्रकार होते हैं जब आपसे पूछा जाए सब ऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार। अब यहाँ पर अगर एक एक लाइन में बात करें तो नाउन क्लॉज क्या होता है, जब हम कहते हैं कि वाक्य में नाउन का काम वर्क कर रहा है, नाउन क्लॉज वाक्य में, जैसे कि इट इज क्लियर दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो वहां पर आपका नाउन क्लॉज जो है वो हो जाएगा। एडजेक्टिव में बात करें तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे कि आई हैव अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो वहां पर आपका एडजेक्टिव जो है विशेषण की बात जब हम करते हैं वो हो जाता है। एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब क्लॉज भी वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है, जैसे कि व्हेन यू केम हियर आई वाज रीडिंग अ नॉवेल, तो ये इस प्रकार से तीनों जो है वो हो जाएंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है इसी को हम रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। ये सब जो मैं आपको चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ ये आपसे थ्योरी सेक्शन में पूछी जाएंगी, जब आपसे कोई बहुविकल्पी में पूछ लिया जाएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज, वहां पर अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, तो वहां पर रिलेटिव क्लॉज भी जो है वो दिया होगा। और ये जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये आपने देखा होगा तो आपकी पुस्तक में भी दे रखा है प्रश्न कि सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, तो नाउन क्लॉज भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब क्लॉज भी होता है। इसके अलावा हिंदी में जिनको नहीं पता है वो भी मैं बता देता हूँ कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने देखा था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे हम हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। आपने अवश्य पढ़ा होगा हिंदी में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है आपका, कंपाउंड सेंटेंस आपका होता है संयुक्त वाक्य, और जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसे हम साधारण वाक्य जो है वो कह सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपने हिंदी में पढ़ी होंगी, साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। वहां पर अगर आपने अच्छे से समझी है तो वही पूरा रूल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बस स्वरूप आपका हिंदी हो जाता है। तो जिसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ने में कठिन लगता हो, इन तीनों को हिंदी में पढ़िए और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया था जो आपके कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें आपको एंड हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, वो मैंने पूरी लिस्ट आपको लिखा दी थी। सेम उसी प्रकार आपका कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी कुछ वर्ड होते हैं जिन जो कि आपके डिपेंडेंस को जो है वो, यानी कि जो आश्रित होता है उसको दर्शाते हैं, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि आपका व्हेन हो गया,
वाइल हो गया, दैट हो गया, बिफोर हो गया, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, आफ्टर है, और है, इस टाइप से आपके प्रारंभ होते हैं। तो सेंटेंस को आप पढ़ के समझ जाएंगे, बाकी ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प जो है वो करेंगे। तो सारी हमने बेसिक चीजें समझ ली। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे चेंज करना होता है जो कि आपका पूछा जाता है। वीडियो आपका अभी तक आधा घंटा का हो चुका है, तो मैं एक आपको बता देता हूँ। बाकी बच्चे जो हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट में इसी के देखेंगे। 2 पार्ट में आपका पूरा जो है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपने क्लॉज भी पढ़ लिए सारी चीजें, और नेक्स्ट वाले यानी कि कल वाले ही जो पार्ट होगा उसमें हम जो डीएलएड में पूछे जा चुके होंगे अभी तक के सभी सेंटेंस इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, उनको भी जो है उसी में कवर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक आपको सिखा देता हूँ, और वो क्या है, सरल वाक्य जो है इससे मिश्रित वाक्य जो है इसमें बनाना, या आप इसी को कैसे कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स जो है इसमें बनाना। अब सेंटेंस में आपसे कोई लिख देता हूं, जैसे कि राकेश जो है उसने अपने मित्र का घर खरीदा, तो आप क्या कहेंगे, राकेश बाउट, BOUGHT, राकेश बाउट दैट, नहीं, इसको रख करके पहले हम सिंपली लिख देते हैं, तो बाउट हिज फ्रेंड्स हाउस। ये आपका जो सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस है कि राकेश बाउट हिज फ्रेंड्स हाउस, और चेंज आपको करना है कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित में। और आपसे लिखा होगा सेंटेंस में कि इस वाक्य को मिश्रित या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किए। मिश्रित नहीं लिखा होगा, कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिश्रित तो मैंने केवल आपके समझने के लिए लिख दिया है। अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे। कॉम्प्लेक्स में हम एक बार रूल को दोहराते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपका एक जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज, और कम से कम आपकी एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो होती है। अब आपको इस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करना है। इस सेंटेंस का अर्थ आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है। रमेश बाउट हिज फ्रेंड्स होम, यानी कि राके रमेश जो है उसने अपने मित्र का घर जो है वो खरीदा। हिंदी में आपने इस प्रकार से अर्थ निकाल लिया। अब इसी को आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो हिंदी में आप कैसे बोलेंगे कि रमेश ने वो घर खरीदा जो उसके मित्र का था। समझ रहे हैं आप। अब इसी को आप वापस से ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में, तो आप क्या कहेंगे, रमेश रमेश बाउट दैट हाउस विच बिलोंग्ड टू हिज फ्रेंड। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये आपका राकेश जो है वो हो जाएगा। मैंने नाम सब अपने मन से ऐसे लिख दिए, इसलिए आपको वहां पे बदल गया। तो नाम से कोई फर्क नहीं, आपको मेन रूल जो है वो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि राकेश बाउट दैट हाउस आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि अपने आप में कंप्लीट जो है वो सेंस दे रहा है। विच बिलोंग टू हिज फ्रेंड, ये आपका डिपेंड है, यानी कि क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो ये भी आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी और सब ऑर्डिनेट क्लॉज इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो टोटल में अगर इसके निष्कर्ष की बात करूं, अगर साधारण सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं, तो सरल वाक्य में आपसे सिंपल सी भाषा में एक लाइन कुछ कह देता हूं कि जैसे यही था कि राकेश ने उसके दोस्त का घर खरीदा, या राकेश ने ये खाया, राकेश ने वो पिया, इस टाइप से कुछ भी कह रहे हैं, तो आपका क्या है, वो आपका एक सिंपल सेंटेंस है। मिश्रित यानी कि कॉम्प्लेक्स की जब मैं बात करूंगा तब क्या कहूंगा,
कि दो सेंटेंस ना होकर एक सेंटेंस तो आपका कंप्लीट हो पर दूसरा सेंटेंस उसी सेंटेंस पे डिपेंड हो। यानी कि राकेश और आम का मैंने जैसे बताया, तो राकेश ने आम खाया जो खट्टा था। अब आपने क्या देखा, जो खट्टा था वो पहले वाले सेंटेंस पे क्या है, डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब कंपाउंड की बात पर जब हम करते हैं तब वहां पर दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे, या दो अलग अलग आपके जो प्रिंसिपल क्लॉज की मैंने बात की थी अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि राम ने आम खाया, और वहां पर हम और लगते हैं जब दो सेंटेंस अलग अलग जोड़ने होते हैं, और राकेश जो है उसके घर आया। अब देखिए दो अलग अलग हैं, इस टाइप से समझ रहे हैं आप कि जब सिंपल हो तो सिंपल ही में आएगा, जब आपका कॉम्प्लेक्स है तो एक पर दूसरा डिपेंड होगा, और जब कंपाउंड हो तो दोनों अलग अलग होगा। अब एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो अभी जो हमने सीखा सिंपल से कॉम्प्लेक्स, उसी का मैं यहाँ पर एग्जांपल जो है वो पूछ रहा हूँ। सेंटेंस है आपका, हार्ड वर्कर विल बी सक्सेसफुल। ये आपका एक सेंटेंस किसका है, सिंपल सेंटेंस है। यानी कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं, हार्ड वर्कर विल बी सक्सेसफुल। अब इसको आपको चेंज करना है इसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये आपका जो है आज के इस वीडियो का होमवर्क है, तो सभी लोग चेंज करिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का जो है वो सही निकलता है। आंसर हम इसका नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, और बाकी चीज़ें भी देखेंगे जो आपके रह गए हैं, जैसे कि आपका जो कंपाउंड है उससे कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करें, ये सारी चीज़ें भी आपको देखेंगे। और जो डीएलएड में पूछे जा चुके हैं प्रश्न उनको भी नेक्स्ट वाले में देखेंगे। तो अगले वाले वीडियो में आपका टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। इतनी सारी हमने आपके लिए मेहनत की है, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक ना किया हो। इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई थी, आपके लिए मेहनत की जा रही दिन रात, तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जो है वो जाइए। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार और बहुत से बेहतरीन वीडियो आपको मिलने वाले हैं। पेपर के आखिरी तारीख तक आपको फास्ट रिवीजन भी मिलेगा, तो बने रहिए। और इसी के साथ हमारे आज का टॉपिक भी समाप्त होता है। तो आज वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।